नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट तक पे। और दोस्तों, हमने जो HSSC के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की जो सीरीज चलाई हुई ना, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। और आज हम है ना HSSC के प्रीवियस ईयर के जो जितने भी पेपर हुए हैं ना, वो अगला सेट करते हैं और अगला पेपर करते हैं। मैं जो ऑनलाइन पेपर हुए ना HSSC के, उन्हीं के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन जो पेपर हुए ना, उनकी तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं। जो HSSC के जो ऑनलाइन पेपर है उनका पैटर्न अलग तरह का आ रहा है। तो आइए दोस्तों, उनको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं, HSSC ने क्वेश्चन दिया था कि पांडवों ने कौन कौन से गांव मांगे थे। कौन कौन से गांव मांगे थे, ठीक है। तो हरियाणा के उसमें उनमें कौन कौन से गांव थे, तो देखो दोस्तों, पांडवों ने दिल्ली, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ था, ठीक है। और दूसरा गांव कौन सा था, सोनीपत, जिसका नाम क्या था प्राचीन काल में, सोनप्रस्थ था। 3 नंबर पे कौन सा गांव था, पानीपत, पाणप्रस्थ बोलते थे जिसको, ठीक है। चौथा कौन सा था, बागपत, व्याघ्र पथ बोलते थे इसको। और 5वां कौन सा था, तिलपत, जिसको तिलप्रस्थ बोलते थे, ठीक है। अब देखो, जो सोनीपत का सोनप्रस्थ ना, इसको सोने की नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोने की नगरी बोलते हैं इसको, सोनप्रस्थ को, ठीक है। और जो अपना ये व्याघ्रप्रस्थ था ना, ये यूपी में पड़ता है। ये बाकी तो सोनीपत, पानीपत और तिलपत ये तो हरियाणा में पड़ते हैं। और जो ये बागपत है ना, ये यूपी में पड़ता है, ठीक है। यूपी में इसको क्या बोलते थे, जो व्याघ्रप्रस्थ ना, इसको बाघों के रहने की जगह, ठीक है। बाघों के रहने की जगह भी बोलते थे इसको, ठीक है। और तिलपत वर्तमान में कहां पड़ता है, फरीदाबाद जिले में, ठीक है। फरीदाबाद जिले में पड़ता है। सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, बागपत हो गया, तिलपत हो गया, दिल्ली हो गया, ये गांव पांडवों ने मांगे थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा था HSSC प्रीवियस ईयर की सीरीज के क्वेश्चनों में, कि है ना, फिरोज शाह तुगलक ने ना हरियाणा में हिसार की स्थापना पूछ रखी है। हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कब करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना, ठीक है, जिसको फिरोजा हिसार बोलते थे, जिसका मतलब होता किला, ठीक है। हिसार की स्थापना कब की थी, 1354 को की थी, ठीक है। याद रखना है, 1354 को हिसार की स्थापना हुई थी। तो इसने ना फिरोज शाह तुगलक ने ना हरियाणा में कौन कौन से शहर बसाए थे, ठीक है। ये देखते हम कि एक हिसार बसाया था, दूसरा कौन सा था, फतेहाबाद। फतेहाबाद को कब बसाया था, 1352 में, ठीक है। और अगला कौन सा था, अब 2 तो होना सबको याद है, हिसार और ये फतेहाबाद, ये तो सबको याद है। एक और बसाया था नगर हरियाणा में, कौन सा था, सिरसा जिले में पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, हरनी खेड़ा, ठीक है। ये बसाया था, सिरसा में पड़ता है, जो सिरसा से ना पश्चिम में पड़ता है, हरनी खेड़ा बसाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जकार्ता एशियाई खेलों में हरियाणा ने कितने पदक जीते थे। जकार्ता एशियाई खेल, ठीक है। जकार्ता एशियाई खेल में हरियाणा ने कितने पदक जीते थे, ये पूछ रखा है। या सबसे ज्यादा पदक है ना कौन से मतलब राज्य ने जीते थे, ठीक है।
कौन से राज्य ने जीते सबसे ज्यादा पदक, ये पूछा रखा है। तो हरियाणा ने जीते थे सबसे ज्यादा पदक। ठीक है, हरियाणा ने कितने पदक जीते थे? 5 तो गोल्ड जीते थे, 5 सिल्वर जीते थे और 7 ब्रॉन्ज जीते थे। ये पदक हरियाणा ने जीते थे। ठीक है, तो हरियाणा में 5 गोल्ड पदक किस किस ने जीते थे? 1 नंबर पे मनजीत सिंह। कौन से खेल से? ये है एथलेटिक्स से। ठीक है, 800 मीटर रेस में है। ठीक है, मनजीत सिंह 800 मीटर रेस में है। इन्होंने ये कहां से संबंध रखता है? जीन से। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और दूसरा खिलाड़ी कौन था? पहला खिलाड़ी तो ये हो गया मनजीत सिंह 800 मीटर का, दूसरा था नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा का संबंध कहां से है? खंडरा गांव। कहां पड़ता है ये? पानीपत जिले में। ठीक है, किस चीज का खिलाड़ी है? भाला फेंक का। ठीक है, भाला फेंक का खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, खंडरा गांव से है, पानीपत से। अगला खिलाड़ी कौन था? अगला खिलाड़ी था बजरंग पूनिया। ठीक है, इसका संबंध कहां से है? खुड्डन। खुड्डन गांव कहां पड़ता है? जज्जर में। ठीक है, बजरंग पूनिया का कितने किलो वेट कैटेगरी में खेलता है बजरंग पूनिया? ये खेलता है 65 किलो वेट कैटेगरी में। ठीक है, जिसको क्या दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न। और जो नीरज चोपड़ा था ना, उसको ESPN स्पोर्ट्स अवार्ड भी दिया गया है। नीरज चोपड़ा के साथ लिख लेना, ESPN स्पोर्ट्स अवार्ड भी नीरज चोपड़ा को दिया गया है। ठीक है, 4 नंबर पे कौन सा खिलाड़ी है कि अमित पंघाल। कहां से संबंध रखता है ये रखता है मायना। मायना गांव कहां पड़ता है? रोहतक में। ठीक है, मायना गांव कहां पड़ता है? रोहतक में है। अमित पंघाल कितने किलो वेट कैटेगरी में खेलता है? 48 किलो में। कौन सा गेम खेलता है? बॉक्सिंग। और बजरंग पूनिया को तो आपको सभी को पता होगा, कुश्ती है। ठीक है, बजरंग पूनिया को तो आप सभी को पता होगा, कुश्ती गेम खेलता है। ठीक है, तो अगला खिलाड़ी एक और है, कौन है? वो है फोगाट सिस्टर। फोगाट सिस्टर में कौन है? विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट पहले 48 किलो में खेलती थी, परंतु वर्तमान में 52 किलो वेट में खेलती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विनेश फोगाट, इसका संबंध कहां से है? बलाली गांव की। ठीक है, बलाली गांव कहां पड़ता है? चरखी दादरी में। ठीक है, विनेश फोगाट बलाली गांव चरखी दादरी से थी। चरखी दादरी जिले की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 2016 को। HSSC ने यह भी माना है, एक पेपर में माना है 16/11/2016, दोनों माने, परंतु HSSC कलर का जो पिछला पेपर हुआ था उसमें 1 दिसंबर 2016 माना। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। और जो ये है ना एशियन गेम हुए थे ना, एशियन गेम हुए थे, ये है ना 1951 से शुरू हुए थे। ठीक है, 1951 से एशियन गेम शुरू हुए थे, आपको ये ध्यान रखना है। और जो 1951 से एशियन गेम शुरू हुए थे और 1982 में भी हुआ था, 1982 में भी एशियन गेम हुआ था। और जो अगले एशियन गेम होंगे ना, वो कहां होंगे? वो चीन में होंगे, हांगझाऊ। भाई पता नहीं कौन कौन से नाम है ऐसे डरावने, चीन में होंगे। ठीक है, और अगला जो ये कब होंगे? 2022 में होंगे। और जो अगला जो एशियन होगा ना, वो नागोया जापान में होगा। नागोया
जापान में कौन सा 2026 का। हांगझाऊ चीन में कौन से होंगे 2022 के एशियन गेम होंगे, ठीक है। और नागोया जापान में कौन से गेम होंगे 2026 में होंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना 2026 तक का भी नागोया जापान में 2026 के होंगे, ठीक है। और जो एशियन गेम थे ना इसमें 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत के जो एशियन गेम कहां हुए थे इंडोनेशिया में हुए थे। इंडोनेशिया में जो एशियन गेम हुए थे ना उसमें 84 खिलाड़ियों ने भारत के 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है। और 69 खिलाड़ियों ने पदक जीते थे, ठीक है। यह भी आपको याद रखना 69 खिलाड़ियों ने पदक जीते थे। और तमिलनाडु को हरियाणा को तो मिल गए कितने पदक मिल गए 17-18 पदक मिल गए 17 पदक। उसके बाद है ना तमिलनाडु को कितने मिले थे 12 मिले थे। यूपी को कितने मिले थे, दिल्ली को कितने मिले थे, दिल्ली को 12 मिले थे। यूपी को कितने मिले थे, यूपी को 9 पदक मिले थे। यूपी को कितने पदक मिले थे 9 पदक मिले थे। ऐसे याद रखना पंजाब को 5 मिले थे शायद, ठीक है। ऐसे करके आपको थोड़ा याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने झुग्गी वासियों के लिए नई पुनर्वास नीति की मंजूरी दी है। झुग्गी वासियों की बात कर रहा है भाई, ठीक है। झुग्गी वासियों की बात कर रहा है ये गरीबों की। तो गरीबों की बात आएगी तो सबसे पहले नाम किसका आएगा हरियाणा में। सब गरीबों की बात करेंगे ना, हमें गरीबों की सुनता कौन आज के दिन वैसे तो देखें तो जैसे, बट अब हम गरीबों की बात करेंगे तो बीपीएल की बात करेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। अरे जिसके पास मूलभूत आवश्यकताएं भी नहीं है, अपना पक्का मकान भी नहीं है, वही तो है बीपीएल से नीचे के लोग। तो बीपीएल हरियाणा में कितने % बीपीएल है। सबसे पहले हरियाणा की बात, हरियाणा में कितने % बीपीएल है बताओ। 14% हरियाणा में बीपीएल है। और इंडिया में कितने % बीपीएल है 27.5% बीपीएल लोग हैं भारत में। ये जो क्वेश्चन है ना ये कई करोड़ रुपए का क्वेश्चन पूछा गया था, कौन बनेगा करोड़पति में, देख लिया करो उसको भी आप लोग, ठीक है। 27.5 करोड़ ये उन्होंने ऑप्शन दे रखे थे, बिलो 30%, ठीक है। अब वो 30% और दे रखा था, बिलो 20% और दे रखा था, अब वो 40%। कौन बनेगा करोड़पति में, उसमें ऑप्शन क्या था, ये सही आंसर क्या था, बिलो 30%, ठीक है। बिलो 30% था। इंडिया में कितने हो गए बीपीएल 27.5%। अब ये बताओ कि हमने बीपीएल की बात करें तो डिटेल में थोड़ा देख ले कि है ना हरियाणा भारत का है ना इंडिया का कौन सा राज्य है, इंडिया का कौन सा राज्य जहां सबसे ज्यादा बीपीएल है। इंडिया का सबसे ज्यादा बीपीएल बताओ कौन सा है, वो है उड़ीसा, जिसका उड़ीसा है। कितने % बीपीएल है 46.4% बीपीएल है। ये समझ लोगे 50% के आसपास है। क्यों है भाई बीपीएल यहां देखो, एक तो है ना गरीबी है, गरीबी तो होनी है क्योंकि वहां पे आपदाएं इतनी आती है, बाढ़ आती है, आंधी तूफान आते हैं, चक्रवात, उसकी वजह से ना जो जितने तटीय राज्य है ना वो सारे मोस्टली गरीब ही हैं। देख लो उड़ीसा का है। और सबसे कम गरीब इंडिया में, सबसे कम गरीब, आश्चर्य होगा नाम सुनोगे तो, सबसे कम गरीब लोग बीपीएल से कम, सबसे कम बीपीएल परिवार कौन से राज्य में है, नाम सुनोगे तो आश्चर्य होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ये तो राजनेताओं ने ना ये आपस में घमासान मचवाया हुआ है, हिंदू मुस्लिम ये वो जाति पाति, ये नेताओं ने किया धरा सारा कुछ है। जम्मू कश्मीर में कितने % बीपीएल है 5.4% बीपीएल, ठीक है। कम आगे खाते हैं लोग वहां के, ठीक है। 5.4% लोग कहां हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, इतने ही लोग हैं। और हरियाणा में देखो कितने 14% हैं, उड़ीसा में देखो 46.4% हैं। और इंडिया की स्थिति कंडीशन आपको दिख रही होगी 27.5% इंडिया में,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है लाख की चूड़ियां। आ जाओ भाई, लाख की चूड़ियां पहना दो अंजलि को। लाख की चूड़ियां कौन सा रंग की पहनेगी पूछ लो, हैं? लाख की चूड़ियां, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन HSSC ग्रुप डी से आना शुरू हुआ था और कलरक में भी आया है और IT इंस्ट्रक्टर के पेपरों में भी आया है ऑनलाइन में। लाख की चूड़ियां कहां बनती है? महेंद्रगढ़ में। लाख की चूड़ियां महेंद्रगढ़ में बनती है। और जो कांच की चूड़ियां ना, कांच की चूड़ियां याद रखना आप लोगों को, कांच की चूड़ियां कहां बनती हैं? रोहतक में। ठीक है, लाख की चूड़ियां कहां बनती है? महेंद्रगढ़ में। और जो कांच की चूड़ियां कहां बनती है? रोहतक में। ठीक है, रोहतक जिले का वर्तमान में एरिया कितना है? 1745 स्क्वायर किलोमीटर। और महेंद्रगढ़ का मैंने बताया था 1899 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 1899 स्क्वायर किलोमीटर है महेंद्रगढ़ का। और महेंद्रगढ़ की साक्षरता दर मैंने बताई थी, HSSC ने पूछ ली, 78.9%। किताबों में तो 77 पॉइंट कुछ है, पर HSSC ने 78.9 मानिए से 78.9 आप लोग मानना। ठीक है, और रोहतक क्या है? रोहतक एरिया वाइज है ना, एरिया वाइज सबसे बड़ा मंडल है। ठीक है, रोहतक सबसे बड़ा मंडल है ना, एरिया वाइज है ना अपना, ये है हिसार है। और अगर सबसे ज्यादा जिलों की बात करें ना, कौन से मंडल में आते हैं, तो वो रोहतक मंडल में आते हैं। मैंने आपको मंडल करवाया था तब बताया था। ठीक है, रोहतक में कौन सा आता है? रोहतक आता है। रोहतक के राइट साइड में कौन सा है? सोनीपत जिला आता है। उसके रोहतक से जस्ट नीचे की साइड झज्जर आता है। लेफ्ट साइड में जो नया जिला बना चरखी दादरी आता है और भिवानी आता है। भिवानी जिला पहले हिसार मंडल में आता है, परंतु वर्तमान में कौन से मंडल में आता है? रोहतक मंडल में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते कौन सा है। तीज नृत्य, भाई तीज नृत्य करते हैं ना, तीज के मौके पे तीज नृत्य कब करते हैं? सावन के महीने में करते हैं, अगस्त के में आता है जो। ठीक है, तीज नृत्य में क्या करते हैं? लूर है ना, लूर, कुंवारी लड़की को लूर बोला जाता है। ठीक है, तो लूर का मतलब होता है लड़की। ठीक है, लूर नृत्य किया जाता है लड़कियों के द्वारा। ये जो तीज के मौके पे करती है ना लड़कियां, इकट्ठी होकर झूले झूलते हैं। ठीक है, झूले झूलते हैं लोग। किस किस ने झूला झूला हुआ है कमेंट करके बताओ। और जो पींग पाटड़ी है, ठीक है, पींग पाटड़ी को कौन कौन जानता है कमेंट करके बताओ, बताओ, क्योंकि झूले झूलते समय ये इसी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन है भाई परमानंद में लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए मधुर गाने गाते थे। भाई परमानंद की बात कर रहे हैं भाई। भाई परमानंद, ठीक है, ये क्या करते थे? ये गाने गाते थे। सरकार की योजनाओं को या जो कुरीति थी ना, या उनको ना सरकार की जो भी कुरीतियां थी उस समय में, अंग्रेजों के समय में, उनको ना लोगों तक संदेश के माध्यम से पहुंचाते थे। इनका जन्म कहां हुआ था? है? जन्म हुआ था 4 सितंबर 1876 को पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कौन सी जगह है? झेलम। ठीक है, 4 सितंबर 1876 को हुआ था जन्म इनका, भाई परमानंद का। इतना याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते कौन सा है ऑनलाइन पेपर में। मध्यकालीन युग के कवि सूरदास की बात कर रहा भाई। मध्यकालीन युग के कवि सूरदास कौन थे? ये दिया हुआ क्वेश्चन। मध्यकालीन युग के कवि कौन थे बताओ? सूरदास जी थे, जिनका जन्म कहां हुआ था सूरदास का? सी कहां पड़ता है?
फरीदाबाद में। कब हुआ था जन्म इनका? 1478 में। मृत्यु कब हुई थी? 1583 में। 1478 में जन्म, 1583 में मृत्यु। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? सूरसागर, ठीक है, सूरसागर, नल दमयंती। नल दमयंती सांग है ना। अगर नल दमयंती रचना की बात करें तो इसके सूरदास से संबंधित है। अगर सांग की बात करें ना तो बंसीलाल जी, नल दमयंती, गुग्गा, पीर और सोरठ, वो बंसीलाल की रचनाएं थी। ठीक है, इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1478 में हुआ था। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के क्या थे? समकालीन थे। सी कहां पड़ता है? फरीदाबाद में पड़ता है। ठीक है, सूरदास थे, जन्म 1478 में हुआ था, मृत्यु 1583 में हुई। सूरसागर, नल दमयंती और साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं। मध्यकालीन युग के कवि बोले जाते हैं ये। ठीक है, इनके बारे में, सूरदास जी के बारे में हम जो व्यक्तियों की बात करेंगे तब और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक मेन क्वेश्चन था जो आता है एचएसएससी में बार बार। चलो अगला क्वेश्चन देखते कौन सा था। अगला क्वेश्चन था, उर्दू कविता की बात कर रही है भाई, जिनका जन्म बादशाहपुर में हुआ था। बादशाहपुर में, बादशाहपुर में किसके जन्म की बात करा भाई? अयोध्या प्रसाद गोयलिया। अयोध्या प्रसाद गोयलिया। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? बादशाहपुर में। कहां पड़ता है? गुरुग्राम में। कब हुआ था इनका जन्म? 1902 में। क्या हुआ था? जन्म हुआ था इनका 1902 में। मृत्यु कब हुई थी? 1975 में मृत्यु हुई थी। ठीक है, बादशाहपुर के बारे में मैंने एक फैक्ट बताया था, मंडल करवाए थे तब। क्या फैक्ट था? कि बादशाहपुर की जो एमएलए की सीट है ना, वो पॉपुलेशन, जो वोटर के हिसाब से, वोटर के हिसाब से ना हरियाणा की ना सबसे बड़ी सीट है। वोटर के हिसाब से बादशाहपुर की सीट। और वोटर के हिसाब से सबसे छोटी सीट कौन सी है? महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल की सीट है ना, वोटर के हिसाब से सबसे छोटी सीट है। और एरिया के हिसाब से ना सबसे बड़ी सीट है ना, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी सीट कौन सी है? वो है भिवानी जिले की ना लोहारू सीट। और लोहारू के बारे में मैंने क्या बताया था? लोहारू है ना हरियाणा का सबसे सूखाग्रस्त स्थान है। ठीक है, 1857 की क्रांति में लोहारू का कौन था? नवाब अमीनुद्दीन था। ठीक है, लोहारू के किले को 1570 में बनवाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखने फैक्ट। और जो लोहारू है ना सबसे सूखाग्रस्त स्थान है। लोहारू में जल तरंग नामक पर्यटन स्थल है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जो एरिया वाइज है ना सबसे जो छोटी सीट है ना वो कौन सी है? वो मैंने बताई थी आपको, बल्लभगढ़ है। फरीदाबाद में जो पड़ता है बल्लभगढ़ सीट एरिया वाइज सबसे छोटी सीट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इन्होंने ऑप्शन में है ना अनूप चंद आफ्ताब भी दिया हुआ है। अनूप चंद आफ्ताब, अनूप चंद आफ्ताब दिया हुआ इन्होंने, जिनका जन्म 1897 में हुआ था। कहां हुआ था? पानीपत में। ठीक है, इनको है ना ये उर्दू के ना, उर्दू के है ना राज्य कवि माने जाते, पहले और आखिरी उर्दू के राज्य कवि। ठीक है, पहले और आखिरी, इनके बाद कोई नहीं बना उर्दू का राज्य कवि, ये पहले और आखिरी यही थे। 1897 में कब कहां हुआ था जन्म? पानीपत में था। इसको इनको ध्यान रखना है। और उर्दू अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है प्रमुख? पहले तो ये बता, उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1985 को। 22 दिसंबर 1985 को हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना हुई थी। उर्दू अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है? उर्दू अकादमी कौन सा पुरस्कार देती है? हाली पुरस्कार, अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पे। हाली पुरस्कार की राशि कितनी है? 2.51 लाख।
2.5 लाख के आसपास हाली पुरस्कार में राशि मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में कौन सा पर्वत है? ये मैंने पिछले क्लास में बताया था डिटेल में, दोबारा पढ़ लेते हैं। हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में कौन सा पर्वत है? हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में ना अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक है, अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? सबसे ज्यादा की बात पूछे तो कौन से जिले में है? गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम की बात आएगी ना तो गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कब किया? ये किया था 27 सितंबर 2016 को। गुरुग्राम का नाम गुड़गांव 27 सितंबर 2016 को किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और गुरुग्राम में ना अरावली की पहाड़ियां सबसे ज्यादा है। और अरावली की पहाड़ियों की हरियाणा में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नारनौल के कुलताजपुर गांव में कौन सी चोटी है? डोसी की पहाड़ी। उसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर डोसी की पहाड़ियों की। ठीक है, महर्षि चौवन ऋषि का आश्रम है। चौवन ऋषि का आश्रम, ठीक है, महर्षि चौवन ऋषि का आश्रम है डोसी की पहाड़ियों पे। महर्षि चौवन है ना, किसके वंशज बताते हैं? कमेंट करके नीचे बताओ। महर्षि चौवन को ना किन के वंशज बताते हैं? महर्षि चौवन ऋषि किन के वंशज थे? ठीक है, भार्गव समुदाय है ना, इनको महर्षि चौवन ऋषि को ना अपना आदर्श मानता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और ये तो हमने अरावली की पहाड़ियों की बात कर ली हरियाणा में, तो लगते आता ना शिवालिक की पहाड़ियों की बात कर लेते हैं। उनका क्वेश्चन भी कहीं आ सकता है। शिवालिक की पहाड़ियां है ना हरियाणा के है ना उत्तर पूर्वी हिस्से में है। हरियाणा के उत्तरी पूर्वी हिस्से में सबसे ज्यादा कौन से में है? पंचकुला में है। पंचकुला जिले में सबसे ज्यादा है। शिवालिक की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है मोरनी की करो चोटी है। कितनी मीटर ऊंचाई है? 1514 मीटर ऊंचाई है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी करो है। और मोरनी की पहाड़ियां ना अंबाला जिले में कितना % है? मैंने बताया था 0.20% है। ये थोड़ा अलग फैक्ट है, ये याद रखना आपको। 0.20% है शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है? 900 से 2300 मीटर है। एक दो किताबों में थोड़ा गलत दिया हुआ, उस डाटा को ठीक कर लेना। आपको मैं बता देता हूं ये। तो ये कुछ फैक्ट थे जो मैं करवाता चल रहा हूं HSSC प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के, जो ऑनलाइन पेपर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि दमदमा झील के बारे में बात कर रहे हैं। दमदमा झील के बारे में बात कर रहे हैं। दमदमा झील कहां पे है? ये गुरुग्राम में है। हरियाणा की एरिया वाइज है ना सबसे बड़ी झील है। 3000 एकड़ में है ये दमदमा झील। दमदमा झील में है ना होटल भी है। दमदमा लेक पे क्या है? होटल भी है। इसकी दमदमा झील की स्थापना कब की थी? 1947 में की थी, सिंचाई के पर्पज से। इसमें होटल है जिसकी है ना फिलहाल ना आज के दिन है ना 14,000 रुपए पर डे रेंट पे रूम मिलता है। ठीक है, अपनी तो औकात है नहीं यहां जाने की, अभी तो नहीं है, आगे भी नहीं होगी, गरीब आदमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मनसा देवी मंदिर पिंजौर में, मनसा देवी मंदिर की बात करें भाई। मनसा देवी मंदिर कहां पड़ता? कौन से जिले में पड़ता है? ये पंचकुला जिले में।
ठीक है। पंचकुला, 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 पंच से क्या बनता है? पांच, कुला से क्या बनता है? नहरें या नदियां, ठीक है। तो इनसे बन के इस पंचकुला का नामकरण हुआ। पंचकुला में क्या है? उत्तर भारत का खजुराहो। उत्तर भारत का क्या है? खजुराहो। किसको बोला जाता है? भीमा देवी मंदिर। ये भीमा देवी मंदिर है ना, कौन सी शैली में बना है? ये पंचायतन शैली में बना है। पंचायतन शैली में बना है। पंचायतन, मैंने एक दिन बताया था आपको, पंचायतन शैली क्या होती है? पंचायतन शैली होती है, देखो एक मंदिर तो बीच में होगा बड़ा, आप लोगों को दिख रहा नहीं, एक मंदिर तो बीच में होगा बड़ा, और चार मंदिर है ना, छोटे मंदिर है ना, इसके चारों ओर होंगे। चार मंदिर क्या होंगे? इसके चार ओर होंगे। चार छोटे मंदिर इसके चार ओर होंगे। इसी शैली को, इसी को क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली। क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली बोलते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चंडी मंदिर में ना, चंडी मंदिर में, चंडी मंदिर पंचकुला क्या है? यहां पश्चिमी थल सेना का मुख्यालय है। ठीक है। पंचकुला जिले के बारे में और फैक्ट देख लेते हैं। पंचकुला का एरिया कितना है? 898 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। पंचकुला में सबसे ज्यादा जो सबसे कम है ना, गेहूं होता है। पंचकुला में क्या होता है? गेहूं है ना, सबसे कम होता है, मतलब फसलें यहां कम होती हैं पंचकुला में, ठीक है। मक्का का उत्पादन तो पंचकुला में सबसे ज्यादा होता है, हरियाणा में, परंतु ना यहाँ पे गेहूं सबसे कम होता है, ठीक है। पंचकुला में अगर एरिया की हमने बात कर ली, अगर पंचकुला की हम ना जनसंख्या की बात करें तो कितना है? 1293 व्यक्ति 2011 के आंकड़ों के अनुसार है। ये आपको ध्यान रखना है। पंचकुला की साक्षरता दर कितनी है? 81.88%। पंचकुला की क्या है? साक्षरता दर है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। पंचकुला के जितने फैक्ट थे ना वो हमने कर लिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम, कौन सा है? साहिबी नदी के बारे में पूछ रहा भाई। साहिबी नदी हरियाणा के कौन से जिले से प्रवेश करती है? साहिबी नदी दक्षिण हरियाणा की। मैंने नदियां करवाई थी तब मैंने डिटेल में कर बताया था आपको कि नदियों का एक क्वेश्चन आता है, तो ये आया हुआ इसमें। साहिबी नदी है ना, कहां से निकलती है? ये राजस्थान में है ना, जीतगढ़ की पहाड़ियां, जीतगढ़ की पहाड़ी, सिस्सर की पहाड़ी या जयपुर की पहाड़ी, कोई भी ऑप्शन में मिल जाए वही कर देना हमें, ठीक है। परंतु जीतगढ़ की पहाड़ी को ज्यादा प्रेफरेंस देना है क्योंकि HSSC ने एक बार जीतगढ़ की पहाड़ी माना है, ठीक है। साहिबी नदी की ना, राजस्थान में सहायक नदी, राजस्थान में सहायक नदी कौन सी है? सोता नदी है, ठीक है। उसके बाद हमें हरियाणा में एंटर करती है। हरियाणा में अकोली नामक गांव से, अकोली नामक गांव से रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। अकोली नामक, मैंने बताया था आपको कि अकोली गांव है ये, इसकी ये पूर्व से बहती है नदी, नहीं उत्तर की तरफ से बहती है। अकोली नामक गांव के उत्तर से बहती है नदी, ठीक है। आप ये अकोली गांव है, मैंने आप लोगों को बताया था। अकोली के उत्तर से बहती है कौन सी नदी? साहिबी नदी। और हरियाणा में है ना, हरियाणा में इसकी सहायक नदी कौन सी है? हरियाणा में इंदौरी नदी है। इंदौरी नदी ना, जो मेवात से निकलती है, मेवात की पहाड़ियों से निकलती है, इंदौर की पहाड़ियों से निकलती है मेवात जिले में। मेवात का वर्तमान में नाम क्या है? नूह है, ठीक है। मेवात का वर्तमान में नाम नूह है। मेवात जिला बना ना, तब मेवात का नाम था सत्यमेवपुरम। क्या नाम था? सत्यमेवपुरम था। मेवात जिले का एरिया कितना है? 1307 स्क्वायर किलोमीटर, ये मेवात का एरिया है। आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। तो मेवात के बारे में, मेवात में ना बलबन ने मेवातियों का दमन किया था। आगे ये साहिबी नदी होगी दक्षिण हरियाणा की। दक्षिण हरियाणा की एक दो नदियां और हैं, उनको भी
साथ साथ जिक्र कर लेते हैं जो प्रमुख है। आपको याद रखना कि डोन नदी की हरियाणा में लंबाई, डोन नदी की एचएसएससी ने पूछा है, हरियाणा में लंबाई कितने किलोमीटर है? 50 किलोमीटर है। ठीक है। और उसके बाद कृष्णावती नदी, ये है ना कृष्णावती नदी है ना नारनौल के है ना लगभग 29-30 किलोमीटर पश्चिम, 29-30 किलोमीटर दक्षिण से है ना ये प्रवेश करती है हरियाणा में कृष्णावती नदी। कृष्णावती नदी प्रवेश करती है और ये 48-49 किलोमीटर है ना, 48 किलोमीटर के आसपास है ना हरियाणा में बहती है। ये प्रवेश कहां से करती है? दोस्तपुर और बदांती गांव से। दोस्तपुर और बदांती गांव से। मैंने जो नदियों की जो पूरी जो क्लास है ना, अगर आप लोगों को डिटेल में इसकी ट्रिक देखनी है तो मैंने नदियों की क्लास में इसकी अच्छे से ट्रिक करवाई हुई है, वो जाके आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसकी दोस्तपुर और बदांती गांव की और कृष्णावती नदी की क्या ट्रिक करवाई हुई है। आप लोग वो जाके देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है? पंचायती राज के बारे में बात कर रहा है। पंचायती राज, पंचायती राज की इकाई पूछ रखी है इन्होंने। पंचायती राज लागू कब हुआ था? हरियाणा में 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में लागू हुआ था। इंडिया में कब हुआ था? नागौर जिले में, नागौर जिले में हुआ था। ठीक है, पंचायती राज लागू तो नागौर जिले में हुआ था, राजस्थान में लागू 1959 में। और उसके बाद कहां हुआ था? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में 1959 उसी साल में हुआ था लागू। 5-7 दिन का इनका डिफरेंस था, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। और पंचायती राज में हरियाणा में प्रथम स्तर की इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत, जिसका मुखिया कौन होता है? ग्राम पंचायत का सरपंच। और दूसरे स्तर की इकाई कौन सी है? ब्लॉक समिति। ठीक है। थर्ड नंबर की इकाई कौन सी है? जिला परिषद। तो कई बार एचएसएससी ने एक बार ये जो फरवरी में पेपर होते हैं ना आईटीआई, इसके आईटीआई जीआई के ग्रुप इंस्ट्रक्टर के और एलडीसी के, उनमें मानना है कि उन्होंने पूछा था क्वेश्चन कि प्रथम स्तर की इकाई कौन सी है पंचायती राज में। तो लोग ये सोचते हैं कि जिला परिषद सबसे बड़ी होती है, तो जिला परिषद है ना पहली इकाई है। नहीं, ग्राम पंचायत पहली इकाई है। ब्लॉक समिति सबको पता है मिडल में आएगी थी, बीच वाली सेकंड नंबर तो होगी, चाहे इधर से चाहे इधर से, परंतु पहला हमने ध्यान रखना कि ग्राम पंचायत है, फिर दूसरी है ब्लॉक समिति, तीसरी है जिला परिषद। सरपंच कौन उठ सकता है? जिसकी उम्र 21 साल है। ठीक है, सरपंच 21 साल का आदमी उठ सकता है। 7 अक्टूबर, ठीक है, 21 साल की उम्र वाला आदमी सरपंच उठ सकता है ग्राम पंचायत में। और 28 साल की एज वाला है ना वोट कर सकता है। 18 साल की उम्र में वोट कर सकता है। ये 18 साल है ना 21 साल से बदल के 18 साल कब की थी? 21वें संविधान संशोधन में, 61वें संविधान संशोधन में। एक 61वें संविधान संशोधन में ये एज कर दी थी। आपको ध्यान रखना 1989 में आया था जो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कौन सा है? आगे क्वेश्चन है कौन सा है कि हरियाणा में वन पूछ रखा है, तो शुष्क पर पर्णपाती वन हरियाणा में। तो मैंने पीछे करवाया था अरावली की पहाड़ियों, अब एक क्वेश्चन और पूछ रखा है शिवालिक की पहाड़ियों का। हरियाणा में वन कौन से हैं? शुष्क पर्णपाती वन ज्यादा है, शुष्क वन ज्यादा है। जैसे हरियाणा है ना ये, तो हरियाणा में ना ये बीच के हिस्से में ना बारिश तो कम होती है, बारिश तो कम होगी। इस साइड के एरिया में ना उत्तर पूर्व में यहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। और इस साइड के एरिया में ना महेंद्रगढ़ होया, ये अपना हिसार हुआ, सिरसा हुआ, रेवाड़ी, इन एरिया में ना सबसे कम बारिश होती है। यहाँ बबूल
किक्कर, नीम, ऐसे ऐसे पेड़ हैं, नीम, किक्कर, मतलब कटीले, जिनके पत्ते छोटे होते हैं ना, छोटे पत्तों वाले हैं ना, वो इस साइड में पेड़ हैं ज्यादा। जैसे राजस्थान में आपने देखोगे छोटे पत्तों के पेड़ ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो शुष्क वन है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है कि शिवालिक की पहाड़ियों का, मैंने बता दिया आपको पीछे। अगला क्वेश्चन देखते कौन सा है। वन महोत्सव पूछ रखा है, हरियाणा में कब मनाया जाता है वन महोत्सव? 21 जून को मनाया जाता है वन महोत्सव, आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा में ना पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? हरियाणा में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर को। और हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? शहीदी दिवस ये मनाया जाता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर 1863 को कौन थे? राव तुलाराम जी शहीद हुए थे 23 सितंबर को। कहां पे? काबुल में। काबुल कहां पड़ता वर्तमान में? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की टेस्ट टीम के सबसे कम उम्र में बनने वाले कप्तान, सबसे कम उम्र में बनने वाले कप्तान कौन है? राशिद खान। ये भी आपको ध्यान रखना थोड़ा, जिनकी गुगली बहुत फेमस है, जिनकी गुगली बहुत फेमस है राशिद खान की। ये सबसे कम उम्र में बनने वाले टेस्ट के कप्तान हैं। अब थोड़ा और फैक्ट देखते हैं। राव तुलाराम की सेना में ना जो सैनिक थे ना, जो उनको मैंने कई बार क्वेश्चन पूछा, रिसाला नाम के सैनिक, रिसाला नाम के सैनिक कहां के थे? मैं ऑप्शन दे देता हूं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, 3 नंबर पे ऑप्शन देता हूं फतेहाबाद, 4 नंबर पे ऑप्शन दे देता हूं गुरुग्राम। कहां के थे बताओ? ये ऑप्शन मैंने जैसे ही देता हूं मारते टिक रेवाड़ी, रेवाड़ी के थे। कुछ बच्चे बचे हुए मारेंगे महेंद्रगढ़ के थे, परंतु जो रिसाला नाम के सैनिक है ना वो फतेहाबाद जिले से थे। कभी क्वेश्चन आया कि रिसाला नाम के जो सैनिक थे राव तुलाराम की सेना में, वो कौन से जिले से संबंध रखते थे? वो रखते थे फतेहाबाद जिले से। ठीक है दोस्तों, आज की है ना HSSC ऑनलाइन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्लास को करते यही खत्म, और आगे है ना एक नई क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक है ना घरों में रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। HSSC पेपर कभी भी ले सकती है। धन्यवाद।